आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को बहुत इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस है जो लिविंग सेल्स में होता है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सिंपलर सब्सटेंसेस बनाना, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जो मेनली एटीपी के फॉर्म में कैप्चर होती है। इसलिए सिंपल वर्ड्स में याद रखो, रेस्पिरेशन इज इक्वल टू ब्रेकडाउन प्लस एनर्जी रिलीज प्लस एटीपी फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये एनर्जी ग्रोथ, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस और एक्टिव अपटेक जैसे प्रोसेसेस के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है। रेस्पिरेशन ऑल लिविंग सेल्स में अकर करता है। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए हम कह सकते हैं एटीपी इज इक्वल टू एनर्जी फॉर लाइफ। प्लांट्स में मेनली दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 और H2O, और इस प्रोसेस में कंपैरेटिवली मोर एटीपी प्रोड्यूस होता है, अप्रॉक्सीमेटली 36 to 38 एटीपी पर ग्लूकोज। सो एरोबिक रेस्पिरेशन को याद रखो, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर एटीपी भी ज़्यादा बनते हैं यानी कि मोर एटीपी। एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है। इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इसके जो एंड में प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनता है इथेनॉल प्लस CO2 या फिर लैक्टिक एसिड हो सकता है, और यहाँ एटीपी प्रोडक्शन कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 एटीपी पर ग्लूकोज बनते हैं। सो ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन और लेस एटीपी बनेंगे। अब रेस्पिरेशन की जनरल इक्वेशन देखते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यहाँ जो C6H12O6 है वो ग्लूकोज है, O2 ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O वाटर। ये तो बेसिक चीज़ है, आई थॉट आपको पता ही होगा। और जो यूजेबल एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। अब एक ओवरव्यू यानी कि फ्लो चार्ट देखते हैं रेस्पिरेशन का। सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट बनता है। पायरुवेट जो है वो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं। ग्लाइकोलिसिस से नेट 2 एटीपी और 2 NADH हमें मिलते हैं। अब पायरुवेट के पास 2 पॉसिबल पाथवे होते हैं। अगर वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक पाथवे में कंटिन्यू हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो फर्मेंटेशन के पाथवे में फॉलो करता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जो है वो पायरुवेट से रिलेटेड रिएक्शन के बाद क्रैब साइकिल होता है। क्रैब साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। क्रैब साइकिल से हमें 2 ATP, 6 NADH और 2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS में जाता है। ETS जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। NADH और FADH2 के थ्रू ETS में एनर्जी जनरेशन होती है और अप्रॉक्सीमेटली 32 से 34 ATP NADH और FADH2 के थ्रू ऑब्टेन होते हैं। फाइनली जो रेस्पिरेशन के एंड में H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP ऑब्टेन होती है। विदाउट ऑक्सीजन की बात करूँ तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो पायरुवेट से जो है फर्मेंटेशन के पाथवे फॉलो होता है। फर्मेंटेशन जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है और इस पाथवे में जो है 2 ATP हमें मिलते हैं। अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेप्स प्लांट सेल के किस पार्ट में होते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, क्रैब साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली क्रिस्टे में होता है। तो एक लाइन में याद रखो, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। कुछ की पॉइंट्स देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट कैटाबॉलिक पाथवे है। दूसरा, रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तीसरा, ऑक्सीजन डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन ETS के लिए एसेंशियल होता है। चौथा, रेस्पिरेशन में मैक्सिमम एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज यानी कि कैप्चर्ड होती है। प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन दोनों करते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का सिंपल मतलब है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, जिसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोर्जेनिक यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी ये तो पता ही होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेक डाउन जो साइटोप्लाज्म में होता है। क्रैब साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होने वाली सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। तो पूरी रेस्पिरेशन को एक सीक्वेंस में याद रखो। ग्लूकोज जिससे ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर पायरुवेट होगा, फिर विद ऑक्सीजन, अगर विद ऑक्सीजन काम करेगा तो क्रैब साइकिल, ETS और ATP प्लस CO2 और H2O बन जाएंगे। अगर विदाउट ऑक्सीजन तो फर्मेंटेशन होगी और 2 ATP यहाँ पर बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी ATP के फॉर्म में कैप्चर होती है जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। तो अब हम रेस्पिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे यानी कि ग्लाइकोलिसिस को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लाइकोलिसिस आखिर होती क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन होते हैं ब्रेक डाउन होकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं और हर पायरुवेट में जो है वो 3 कार्बन होते हैं। यानी कि ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और इसके ड्यूरिंग ATP और NADH फॉर्म होते हैं। अब इसका जो साइट है वो याद रखना, ग्लाइकोलिसिस ऑल लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोसोल में होता है और यहाँ पर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्लाइकोलिसिस में, इसलिए ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस में हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस से बनने वाला पायरुवेट जो है वो आगे ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन के लिए यूज़ हो सकता है और ग्लाइकोलिसिस में ATP और NADH जनरेट होते हैं। अब इसका ओवरव्यू देखो। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यानी कि 6 कार्बन का ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स यानी कि 3 कार्बन के पायरुवेट बनता है और ग्लाइकोलिसिस का जो नेट गेन होता है वो 2 ATP और 2 NADH बनते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस को समझने के लिए इसके 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। 10 स्टेप्स इसके होते हैं, 2 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला जो है वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, यानी कि स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 5 तक जो भी फेज है वो सारे इन्वेस्टमेंट फेज है। यहाँ पर जो हम ATP खर्च करते हैं, यहाँ पर ATP कंज्यूम होता है। दूसरा जो है वो एनर्जी पे ऑफ फेज है जो कि स्टेप 6 से लेके स्टेप 10 तक होता है और इस फेज़ में जो है 4 ATP और 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको धीरे पूरा समझते हैं एक बारी में अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पर होता है ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है। ग्लूकोज जो है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द एंजाइम ऑफ हेक्सोकाइनेज और यहाँ पर जो है एक ATP खर्च होगी, ठीक है। और फिर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर भी एक ATP खर्च होगी। यानी कि सिंपल जो सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है यहाँ पर हेक्सोकाइनेज नाम का एक एंजाइम आएगा और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। और ATP कहाँ खर्च हुई है, जब हम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तब एक ATP खर्च हो रही है और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तब यहाँ पर हमारी एक ATP खर्च हो रही है। अब जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है वो 2 प्रोडक्ट्स में टूटेगा। पहला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन का है और दूसरा ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का है। यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो 3 कार्बन का है और ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वो भी 3 कार्बन का है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये तो रिएक्शन में कंटिन्यू करेगा, ये तो पूरी चेन में पाथवे में कंटिन्यू करेगा, बट जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये जो है ये कन्वर्ट होता रहेगा ग्लीसर एल्डिहाइड में। यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लीसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और ग्लीसर एल्डिहाइड जो है वो फर्दर रिएक्शन करता रहेगा। तो अब क्या होगा, जो ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है अब ये कन्वर्ट होगा 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में। और यहाँ पर जो है एक NADH बनेगा। अब यहाँ पर कुछ खर्च नहीं होगा, यहाँ बनेगा। तो जब ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक NADH बन रहा है, ठीक है। फिर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में और यहाँ पर फिर एक ATP बनेगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट
फॉस्फोग्लिसरेट फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर जैसे ही 2-फॉस्फोग्लिसरेट आएगा फिर इसके साथ इस स्टेप पर जो है H2O आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि कौन से स्टेप पर H2O यानी कि वाटर आता है, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि 9th स्टेप पर जो है H2O आएगा और फिर बन जाएगा फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। फॉस्फोएनॉल पायरुवेट बन जाएगा और उसके बाद फॉस्फोएनॉल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, और जब फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक ATP और बनता है। तो यहाँ पर जो नेट गेन हुआ है ATP का वो यहाँ पर 4 ATP बनता है। ये जो स्टेप है स्टेप 6 से लेके स्टेप 10 तक ये पूरा जो प्रोसेस है ये 2 बार होता है, 2 बार होगा और यहाँ पर जो नेट ATP बनेंगे वो 4 बनेंगे और 2 NADH यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, 4 में से 2 ATP हम यूज़ करते हैं तो जो नेट गेन होता है वो 2 ATP और 2 NADH होता है। तो फिर से एक बड़ी सिंपल समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, यानी कि हेक्सोकाइनेज आएगा ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एक ATP यहाँ पर खर्च होती है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर कोई ATP खर्च नहीं होगी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनेगा तब एक ATP खर्च होती है, यानी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर एक ATP खर्च होगी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट फिर एक ATP खर्च होती है। अब फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट जो है वो 2 चीज़ों में टूट जाएगा। पहला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा है ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता रहेगा ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो फर्दर रिएक्शन करता रहेगा। तो अब ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में और यहाँ पर एक NADH फॉर्म होगा, यानी कि बनेगा 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट जो है उससे बनेगा फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा तो यहाँ पर एक ATP खर्च होगी, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, 2-फॉस्फोग्लिसरेट इस यहाँ पर फिर H2O आएगा यानी कि वाटर आएगा और फिर बन जाएगा फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से बनेगा पायरुवेट, और पायरुवेट जब बनेगा तो यहाँ पर भी एक ATP जो है बनेगी, यहाँ पर ATP बनेगी। तो यहाँ पर जो नेट गेन होता है ATP का वो 4 ATP होते हैं और यहाँ पर 2 NADH बनते हैं, जिसमें से 2 ATP हम पहले खर्च कर चुके हैं। तो हमारा जो नेट गेन होता है ATP का वो 2 ATP और 2 NADH यहाँ पर हमारे बनते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये स्टेप जो है वो 2 बार, यानी कि स्टेप 6 से लेकर स्टेप 10 तक के जो सारे स्टेप्स हैं यहाँ पर ये रिएक्शन जो होती है ये 2 बार ही होती है। ये जो पाथवे यहाँ पर फॉलो हो रहा है यहाँ पर ये 2 बार होता है। तो यहाँ पर 2 पायरुवेट बनते हैं 3 कार्बन के। तो ग्लाइकोलिसिस का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ये होता है कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट यहाँ पर बनते हैं। टोटल यहाँ पर 4 ATP बनते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के स्टेप से 2 ATP यूज़ भी हुए थे, इसलिए यहाँ पर 4 ATP बनते हैं और 2 ATP यूज़ हो जाते हैं। तो 2 ATP का नेट गेन होता है, यानी कि 2 ATP और 2 NADH बनते हैं। अगर टोटल पूछा जाए तो 4 बनते हैं ATP, और अगर नेट गेन पूछा जाए ATP का तो 2 ATP और 2 NADH का नेट गेन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसके सब्सटेंसेस 1 ग्लूकोज से 1 ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का होता है, फाइनल प्रोडक्ट 2 पायरुवेट 3 कार्बन ईच होता है। स्टार्टिंग में 2 ATP इन्वेस्ट होते हैं, टोटल 4 ATP बनते हैं, इसलिए नेट गेन जो होता है ATP का वो 2 होता है, 2 ATP होता है, 2 NADH भी फॉर्म होते हैं। ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस में हो सकती है, और ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन का ओनली पाथवे जो साइटोप्लाज्म में अकर करता है। अब हम ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट का क्या फेट होता है, यानी पायरुवेट के साथ आगे क्या होता है ये समझेंगे। ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमने पायरुवेट मिलता है। पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब पायरुवेट के आगे क्या होगा, ये मेनली ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक पाथवे फॉलो होगा, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक पाथवे यानी कि फर्मेंटेशन होगा। तो एरोबिक के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये होता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट होने पर पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेता है और फिर क्रैब साइकिल में एंटर करता है। उसके बाद फिर ETS के थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और फाइनल प्रोडक्ट्स के रूप में हमें CO2 और H2O मिलते हैं। इस पाथवे में एनर्जी यील्ड जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, अच्छी खासी एनर्जी यहाँ पर बनती है, लगभग 36 to 38 ATP पर ग्लूकोज यहाँ पर बनता है। इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है और ATP भी ज़्यादा बनते हैं। एनारोबिक कंडीशन की बात करूं तो अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा। यहाँ पायरुवेट फर्मेंटेशन अंडरगो करता है, यानी कि यहाँ फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन का जो मेन पर्पस है वो है NAD+ को रीजनरेट करना।
क्योंकि NAD+ के बिना ग्लाइकोलाइसिस कॉन्टिन्यूअसली कंटिन्यू नहीं हो सकती, यानी कि अगर NAD+ नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इसका जो मेन मकसद है फर्मेंटेशन का वो NAD+ को रीजनरेट करना है। तो फर्मेंटेशन में जो एनर्जी है वो बहुत कम रिलीज होती है। ग्लूकोज से टोटल 2 ATP यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए फर्मेंटेशन को इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब फर्मेंटेशन के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करूँ तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनिमल्स, कुछ प्लांट्स और बैक्टीरिया में होती है। हमारे मसल्स में स्ट्रेनस एक्सरसाइज यानी बहुत इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड हो सकती है। ऐसे में पायरुवेट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ चला जाता है। यहाँ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो पायरुवेट है यहाँ पर पायरुवेट से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और इस प्रोसेस में NADH यूज़ होता है और NAD+ रीजनरेट होता है, यानी कि NADH यूज़ करेंगे तो NAD+ बन जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो इसका एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। इसका जो मेन एग्जांपल है वो है ह्यूमन मसल सेल्स और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पर ये जो होता है ये ईस्ट कुछ प्लांट्स और बैक्टीरिया में होता है। ईस्ट में एनारोबिक कंडीशन में ये प्रोसेस होती है। इसमें पहले पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और फिर CO2 रिलीज होता है, यानी कि सबसे पहले जो पायरुवेट है वो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद CO2 रिलीज करेगा। फिर जो एसिटल्डिहाइड है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से एथेनॉल में कन्वर्ट होता है और इस स्टेप में NADH यूज होता है और NAD+ रीजनरेट होता है। यानी कि सिंपल समझो, हमारे पास पायरुवेट था, पायरुवेट में आया पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, यानी कि पायरुवेट था और यहाँ पर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आया और हमें मिल गया एसिटल्डिहाइड और यहाँ पर CO2 रिलीज हो गई। अब जो एसिटल्डिहाइड है अब यहाँ पर आएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और उससे बन जाएगा एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है NADH जो है वो यूज़ होता है और NAD+ रीजनरेट हो जाता है। तो यानी कि सिंपल पायरुवेट था, पायरुवेट को पहले पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आया और उससे बन गया एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड बन गया और यहाँ पर CO2 रिलीज हो गई। अब जो एसिटल्डिहाइड है अब यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा और उससे बन जाएगा इथेनॉल और यहाँ पर इसी स्टेप पर NADH जो है वो यूज़ होता है और NAD+ रीजनरेट हो जाता है। इसलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है इथेनॉल और CO2। अब फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्मेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है NAD+ को रीजनरेट करना ताकि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू कर सके और कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़फुल है जैसे ब्रेड, अल्कोहलिक बेवरेजेस, चीज़ और कर्ड बनाने में। और ऑक्सीजन एब्सेंट होने पर यह प्रोसेस सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब दोनों पाथवेज को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, वहाँ पर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, फिर वो क्रैब साइकिल में एंटर करेगा और ETS में एंटर करेगा, उसके बाद फिर वो CO2 और H2O बना लेता है और एनर्जी यील्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है, 36 to 38 ATP पर ग्लूकोज बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो पायरुवेट जो है वो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और फर्मेंटेशन करेगा और प्रोडक्ट हो सकता है लैक्टिक एसिड या एथेनॉल प्लस CO2 और एनर्जी यील्ड सिर्फ 2 ATP पर ग्लूकोज होती है। तो सिंपल डिफरेंस याद रखो, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी और ज़्यादा ATP बनेंगे, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी और लेस ATP बनेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बनना, यानी कि एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन में जो कोएंजाइम A है और NAD+ है वो पार्टिसिपेट करते हैं और CO2 NADH प्लस H+ भी बनते हैं। इस रिएक्शन को पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कैटालाइज करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनना, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में NADH यूज होता है और NAD+ रीजनरेट होता है। तो एक लाइन में याद रखो, पायरुवेट रेस्पायरेशन का कनेक्टिंग लिंक है, ये ग्लाइकोलाइसिस को आगे के रेस्पायरेटरी पाथवे से कनेक्ट करता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, क्रैब साइकिल में एंटर करेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा और ज़्यादा ATP बनाएगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो पायरुवेट जो है वो फर्मेंटेशन करेगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करेगा और लेस ATP बनाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, विग्रस एक्सरसाइज के टाइम जब ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है।